मैं इमरान रियाज की भी मुंह में पकते हो, वो इमरान रियाज भी यही है। बेहतर होता तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, फिर तू कहता मैं बुजिल हूँ और तू बहुत बहादुर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफा फिर मुअम्मर कज़ाफ़ी नए दौर के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। नाज़रीन, हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट डॉक्टर फरहान विर्क आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। फरहान भाई, ये ऑडियो आपने सुनी भी होगी और ये थोड़ा सा हम चला भी देते हैं। देखिए, मैं पहले गुजारिश करता हूँ आपसे, बीप बीप वाली चलानी है ताकि अखलाकियात और तहजीब व तमद्दुन के दायरे में ऑडियो चले। ठीक है फरहान भाई, ऑडियो वही चलेगी। मैं इमरान रियाज की भी तुम मुंह की खट्टी खाने वाले क्यों मुंह में पकते हो, वो इमरान रियाज भी यही है। बाप का है ना, बहादुर है ना, तुझे पता नहीं, मेरी सुन लो ना। तू मेरे साथ पहुंच गया है ना, मेरे कमरे में था ना, तो मैंने तुझे पहुंचा दिया। तू जगह बता मुझे अपनी, लवजा गाल काट रहे हो। जगह बता, जगह तू कहाँ पे, अगर बाप का है तो। बेहतर होता तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, फिर तू कहता मैं बुजिल हूँ और तू बहुत बहादुर है, इसके पीछे तू बात कर लो। अली भाई आप मैं जुड़ूंगा बच्चे सब 500 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ नहीं मारे? जी तो फरहान भाई, ये आपने सुनी, ये बड़ी अजीब, बड़ी गंदी गालियां जिसे कहें कि इसे तो हम सुना भी नहीं सकते, वो उस तरह की गालियां दी हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी ब्रदर, देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज ये वाजे करनी पड़ेगी कि गंडापुर साहब की ये कोई पहली ऑडियो लीक नहीं। इससे पहले माजी में जब जमान पार्क में पीटीआई धरने दे रही थी तो उस टाइम भी उनकी एक ऐसी ही गालियों वाली ऑडियो वायरल हुई, तो गंडापुर साहब इस तरह की गालियां देते रहे हैं। लेकिन हालिया जो ऑडियो का एक तनाजुर है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कि इसमें हुआ ये कि जब डी चौक के ऊपर, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में बताया था कि तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर मुश्तइल हो गए थे, जिसके बाद गंडापुर ने बाकायदा कॉलें की और अपने रेस्क्यूअर्स को बुलाया और उन्होंने आके इनको और बुशरा बीबी को रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू होने के बाद जो एक काम हुआ वो ये हुआ कि बुशरा बीबी ने फौरन अपनी सगी बहन को गंडापुर के खिलाफ लॉन्च कर दिया। आपने देखा होगा, मरियम भुट्टो ने जा के इंटरव्यूज किए और इंटरव्यूज में बोलती रही कि जी बुशरा बीबी जाना नहीं चाहती थी, उनको गंडापुर ने अगवा किया ताकि वो बुशरा बीबी बजाते खुद एम्बेरसमेंट से बच सके। अब जो इमरान PTI के वर्कर्स थे, जी मैं आपको पूरा एक दफा तनाजुर समझा दूंगा। पीटीआई के जो वर्कर्स थे उनको बड़ा गुस्सा था। अब उनका गुस्सा बुशरा बीबी के इस काम की वजह से सारे का सारा गंडापुर साहब की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब इसी अरसे के दौरान इमरान रियाज को भी बाकायदा कॉलिंग की गई और उसको बोला गया कि तुमने गंडापुर के खिलाफ कैंपेन चलानी है। तो इमरान रियाज आ गया यूट्यूब के ऊपर और इमरान रियाज ने अपने पॉडकास्ट में यहाँ तक बोला कि बुशरा बीबी को शायद उनके सर के बालों से पकड़ के उनको गाड़ी में डाला गया, वो जाना नहीं थी चाहती। मतलब इस कदर, इस हद तक वो बातें बनाता गया। अब ऑब्वियसली इमरान रियाज ने अपना वो एक करना होता है तो वो खुद से ही बातें बनाकर बोली जाते हैं। अब वो इमरान रियाज और इस कैंपेन के बाद अगर आपने देखा हो तो गंडापुर साहब ने मशाल यूसुफजई को भी खैबर पख्तूनख्वा से अपने मामले खसूसी पोस्ट से हटाया, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि मशाल यूसुफजई ने भी शहजाद इकबाल के शो में जाकर यही बोला कि बुशरा बीबी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको गंडापुर साहब खींच के जबरदस्ती लेकर गए। हालांकि ये जो फैसला था लेकर जाने वाला, ये एक म्यूचुअल फैसला था, लेकिन गंडापुर को बज़ाहिर एक पंचिंग बैग बनाया गया, जिसकी वजह से फिर आपने ये भी देखा कि गंडापुर साहब ने पहले बैरिस्टर सैफ को लॉन्च किया, जिन्होंने बोला कि हमने डी चौक नहीं जाना था, हमें बुशरा बीबी जबरदस्ती डी चौक लेकर गई। और फिर उसके बाद आपने देखा कि अली मोहम्मद खान की भी ऑडियो आई, बैरिस्टर गौहर की भी ऑडियो आई। और जहां तक मेरी बात है, खैबर पख्तूनख्वा में जब ये एमपीएस का बाकायदा एक इजलास बुलाया गया तो गंडापुर के जो करीबी एमपीएस थे उन्होंने खड़े होकर बुशरा बीबी को खरी खरी बातें सुनाई कि आपका ताल्लुक पंजाब से है और आपका फर्ज था कि आप पंजाब से क़यादत लेकर आती, आप इधर आकर हम खैबर पख्तूनख्वा वालों को बता रही हैं कि हम लोग लेकर आए या नहीं लेकर आए, तो आप बीबी बराह करम पंजाब जाएं और वहां से जाकर लोगों को लेकर आए, हम जो पख्तून है हम आपको नहीं मानते। मतलब यहाँ तक बातें की गई हैं उनके एक एमपीए ने, मुझे उनका नाम भी पता है लेकिन यहाँ पर मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा, जिस सोर्स ने मुझे बताया, लेकिन मैं ये बता दूं कि उनका ताल्लुक जो है लोअर दीर से है। तो ये पूरी सूरत हाल थी। इस पूरी जंग के दौरान जब अली अमीन गंडापुर को बाकायदा पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से डेथ थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए, आपने ऑब्वियसली एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें पेशावर में पीटीआई का एक बड़ा फाल वर्कर है और उसने बोला कि मैं गंडापुर के बच्चों की उंगलियों के बदले करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। उसकी वीडियो अभी भी मौजूद है। तो ऐसी बातों के बाद फिर गंडापुर साहब को भी गुस्सा आया कि मेरी रेपुटेशन टार्निश की जा रही है, हालांकि ये जो फैसला था भागने का, ये म्यूचुअल फैसला था। तो उसके बाद गंडापुर साहब ने सबसे पहले मशाल यूसुफजई को निकाला और आपने देखा भी होगा कि मशाल यूसुफजई को दोबारा मामले खसूसी से हटाया गया और उसके बाद उन्होंने इमरान रियाज का रुख किया। अब इमरान रियाज के साथ क्या मसला था
कि इमरान रियाज इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। जहां तक हम जानते हैं उन्होंने स्वात में काफी आलीशान महल खरीदे और वहां पर रहते हैं। अच्छा। तो इमरान रियाज ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक तो प्रोटेक्शन सी की हुई है, वहां पर बैठ के आपने देखा होगा कि हालिया कुछ अरसे में तहरीक इंसाफ की जानिब से जितनी भी जाली खबरें आ रही हैं उन सबको जो सबसे ज्यादा बूस्ट या प्रमोट कर रहे हैं वो इमरान रियाज हैं। तो इमरान रियाज को जब केपी गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मिल रही थी तो गंडापुर साहब ने उसी बात के हवाले से बोला कि तुमको मैंने पाला है। वो जिस तरह भारतीय फिल्म का एक डायलॉग है कि शक्कर हम तुमको पाला है, तो इन्होंने भी बोला है कि तुमको हमने पाला है। और ये जो जिस बंदे से उनकी बातें हो रही हैं ये महर शराफत है। इन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर में एमपीए वाला इलेक्शन भी लड़ा था और इनको बाद लोग इमरान रियाज का फ्रंट मैन या उनका जो टाउट होता है वो बड़ा करीबी दोस्त है, बड़ा करीबी दोस्त है। तो ये जोन से है, ये वो बंदा है जिससे पीटीआई के लीडर्स अक्सर राब्ता करते हैं और कहते हैं कि यार महर शराफत इमरान रियाज से हमारे हाथ में वीडियो करवा देना या इमरान रियाज से वीडियो डिलीट करवा देना। तो उन्होंने भी डायरेक्ट जो गंडापुर साहब है उन्होंने इमरान रियाज से बात नहीं की, उन्होंने महर शराफत से बात की और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को शर्म नहीं आई कि इसको हमने पाला पोसा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में जगह दी, हमने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की और उसके बाद जो है ये वीडियोस में हमारे ही खिलाफ लगा हुआ है, तो ये क्या हरकतें कर रहे हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा कि बात डेथ थ्रेट्स के ऊपर आ गई और गंडापुर साहब डेथ थ्रेट्स देने लगे। लेकिन यहाँ पर एक और नुकता जो कि दाई अहम है कि आप देखें कि इमरान रियाज के जो करीबी दोस्त हैं, अब देखिए मोहम्मद भाई फर्ज किया मैं झूठ बोलता हूँ या आप झूठ बोलते हैं तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि यार जो हम बात कर रहे हैं वो झूठ कर रहे हैं। अब यहाँ पर झूठ कितना फैला हुआ है कि वो जो बंदा महर शराफत है वो उसको कह रहे हैं कि तुमने 500 बंदे बर्बाद किए। मतलब 500 का दावा तो लतीफ खोसा ने भी नहीं किया जो दावे ये महर शराफत कॉल में गंडापुर के साथ बिल्कुल 500 का दावा किया है बिल्कुल। और उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसने बोला कि तुमने गोली क्यों नहीं चलाई, मतलब गंडापुर तुमने पुलिस और रेंजर्स के ऊपर फायरिंग क्यों नहीं की। इस बंदे ने ये भी उसको बोला। तो आपको इस पे एक तो पीटीआई के अंदर बज़ाहिर एक डिवाइड नजर आता है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक ऐसा बंदा जो कि एमपीए का उम्मीदवार रहा है वो वजीर आला के साथ इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं कि तुम्हें पुलिस और रेंजर्स के ऊपर गोलियां चलानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं उनके ऊपर गोलियां चला कर आए। और ये दोनों चीजें हैं इंतहाई अजीबो गरीब है और इससे आपको इनके माइंडसेट का पता चलता है कि जिस कल्टिस्ट और फासिस्ट माइंडसेट में ये पूरी पार्टी गई हुई है, इस वक्त इनकी सोच में क्या चल रहा है, इनके जहनों में क्या खुराफात एक पल रही है। तो बड़े अफसोस का मकाम है कि और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते। बिल्कुल फरहान भाई आपकी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ इसी तरह, इसी वजह से कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाँ पिछले शोज में भी आपने बताया कि अफगानी लोगों को लाया गया, इस तरह लाया गया और इस तरह जत्थे की सूरत में आए। हमने पिछले शोज में आपको बताया, हाँ, लेकिन अब कल रात को बाकायदा एक वीडियो रिलीज हो चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से ही हुई होगी क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन के अंदर की वीडियोस हैं और उसमें वो जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमारा ताल्लुक अफगानिस्तान में शहर कंदूज से है, हमारा ताल्लुक यहाँ से है, हमारा ताल्लुक वहां से है। वो तकरीबन 150 लोगों की कन्फेशन है और उनमें से अगर आप देखें तो 50 से 60 लोग अफगानी हैं। बिल्कुल मैं भी यही बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जनूबी कोरिया है वहाँ पर ओपोजिशन जिस तरह पाकिस्तान में उस पर जिस तरह की बातें हो रही हैं कि रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है, जनूबी कोरिया में तो मार्शल लॉ लग गया है, तो पाकिस्तान में तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं होने जा रही आगे, क्योंकि जनूबी कोरिया जैसे मुल्क में तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है। रियासत मुखालिफ जनूबी कोरिया में इस वक्त जो एक पूरी दुनिया में हमें एक मसला नजर आ रहा है ना, वो मसला सारा ये है कि दुनिया एक फाशिज्म के निज़ाम की जानिब हमें बढ़ती नजर आ रही है। इसके ऊपर ना आईआर की एक थ्योरी आ जाती है, यूनिपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर ये होता है जिसमें पूरी दुनिया में एक सुपर पावर होती है और वो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाती है। जैसा कि हमने देखा कि 1990 2000 2010 की दिहाई में अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर काबिज था एक तरह से और अमेरिका का ही हुक्म चलता था, तो वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, पूरी दुनिया ने उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट की थी। जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो तब आपकी जो डेमोक्रेसी है ममालिक में वो फ्लरिश करती है। अब क्या हो रहा है कि दुनिया में काफी सारे स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है कि रशिया अमेरिका की अथॉरिटी को तस्लीम नहीं कर रहा, चाइना एक इमर्जिंग पावर है, अमेरिका भी बजाते खुद को रीइंफोर्स कर रहा है। तो अब जब ये तीन बड़े प्लेयर्स मैदान में आ जाए तो दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की जानिब जा रही है। इससे पहले माजी में जब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की जानिब गई थी तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो इनसिक्योरिटी के तहत वहां पर जो फाशिज्म का एक खतरा है और ये जो आपको नजर आते हैं ये कल्ट्स होते हैं, ये इस अरसे के दौरान पैदा होते हैं। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली आपको इसके असरात नजर आ रहे हैं, भारत में देखें तो नरेंद्र मोदी है, अमेरिका में देखें डोनाल्ड ट्रंप का एक पूरा प्रॉपर उसको एक कल्ट कहा जाता है। तो अब दुनिया के मुस्लिम ममालिक में कल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और यही चीज हमें अब जनूबी कोरिया में भी नजर आ रही है कि वहां पर जो उनके प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने कहा कि जी हमारी जो अपोजिशन है वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिली हुई है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह ये इमरान खान ने
आखिर में बोल दिया कि जी ये बाहर की मुदाखलत हुई है, तो उसने वही काम किया और उसके बाद उसने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। तो अब वो वही चीज है कि बिल्कुल वो भी हमें लग रहा है कि वो इमरान खान के नक्शे कदम के ऊपर गामजद है। बिल्कुल फरहान भाई, फिर पाकिस्तान में तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं बन जाएगी अगर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी, मतलब जिस तरह बढ़ रही हैं इसी तरह ज़्यादा बढ़ी, तो फिर पाकिस्तान में भी मार्शल तो लग सकता है ना? देखिए, दो ब्रदर पॉसिबिलिटीज है ना। एक तो ये होता है कि अगर आप फितना फसाद फैलाते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर लेती है। एक ये होता है कि अगर आप फितना फसाद फैलाते हो और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ये नहीं हो सकता कि आपका जो लीडर है उसको जेल से उठा कर लाए और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे। फिर यही होगा कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा और काफी सख्त किस्म का मार्शल लॉ लग जाएगा। और एक फिर इससे वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आप मुल्क के अंदर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान या मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान हाना जंगी करवा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं। इसलिए मैं अक्सर तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी ये समझाता हूँ कि यार आप जो काम कर रहे हो उसका जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, यहाँ तो खाना जंगी है या मार्शल लॉ है, और उसकी निस्बत आप ये देखें कि मौजूदा हुकूमत में फिर भी आप पर किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आप हालात को बिल्कुल एक मुख्तलिफ जानिब लेकर जा रही है। तो हुकूमत से मेरे भी इख्तिलाफ हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे लिए इस वक्त बेस्ट चॉइस क्या है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज द आर्ट ऑफ चूजिंग द पीपल यू हेट द लीस्ट। तो इस वक्त जो सबसे एक बेहतर शक्ल है, आपको कम से कम उसकी हिमायत करनी चाहिए। आप कौमी असेंबली में जाएं, आप सेनेट में जाएं, आप जमहूरी तरीके से अपनी बात करें, बजाय इसके कि आप ये जो से मार कुटाई और इश्तियाल अंगेजी और इन हरकतों पर लगे हों। बिल्कुल फरहान भाई, कल आप फयाजुल हसन चौहान के साथ एक शो कर रहे थे आज़ाद सियासत पे। वहाँ पे फयाजुल हसन चौहान ने एक बात की कि इमरान खान बाहर आकर बुशा बीबी को छोड़ देंगे। क्या सच्चाई है इस खबर में? आपकी शो की खबर है जी। देखेंगे, ये फयाजुल हसन चौहान साहब की खबर नहीं, उनका एक तज्जिया है, और उनके जो तज्जिये की बेसिस है वो उन्होंने मुझे समझाई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो ये कहते हैं कि हमने माजी में भी देखा कि जो भी बंदा तारीख में हमें लगा कि इमरान खान के मुकाबले पर सियासी लीडर बन रहा है, इमरान खान ने उस बंदे को फारिग किया। ठीक है। अच्छा। अब इसकी आपको काउंटलेस मिसालें मिल जाती हैं कि जैसे पहले जहांगीर तरीन साहब थे, उनको इमरान खान जब अपने मुकाबले का समझने लग पड़ा तो उसने उनको साइडलाइन कर दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि असद उमर का जहांगीर तरीन साहब के से पहले उनका ग्राफ बड़ा था कि जी वो इमरान खान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उनको अचानक एक दफा हटा दिया गया और फिर उनका महकमा बाद में तब्दील कर दिया गया। फिर शेर अफजल मरवत की आप मिसाल देखें कि शेर अफजल मरवत जो उनसे बड़े पीटीआई की यूथ में पॉपुलर थे, उनके कहने पर बड़े बड़े क्राउड इधर इस्लामाबाद में जमा हो रहे थे, लेकिन मरवत साहब को बिल्कुल एक बार निकाल दिया गया, फिर उनको वापस दोबारा रीइंस्टेट कर दिया, लेकिन अब वो पहले जितने प्रोमिनेंट नहीं रहे। इसी तरह ही अगर आप देखें रिहाम खान जो उनसी हैं, उनका भी हमने देखा कि जब वो सियासत में एंटर करने की उन्होंने कोशिश की तो इमरान खान ने उनको कुछ ही अरसे बाद साइडलाइन कर दिया। तो इस बेसिस के ऊपर फयाजुल हसन चौहान साहब का तजिया ये है कि जिस तरह बुशा बीबी अब एक लीडर बनने की जाहिर कोशिश कर रही हैं, तो इसको इमरान खान ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें जो इसके आसार नजर आ रहे हैं वो कल की जो बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे काफी क्लियर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बजाय इसके कि वो डी चौक जाने का बोलते हैं, उन्होंने यही कहा कि जी इनको इस्लामाबाद जाना चाहिए था, और ये इस्लामाबाद नहीं गए, और उन्होंने इस तरह की बातें करके जो बैरिस्टर गौहर का बयानिया है उसकी सपोर्ट की बजाय इसके कि बुशरा बीबी की सपोर्ट करते। अब ये जरूर है कि जब मुस्लिम सहाफी उनसे मिलने जाती हैं तो चूंकि सहाफियों के सामने आपने अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव रखते हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरी बेगम ने गलत किया तो आप क्या देते हो कि जी मैं बुशरा बीबी की हिमायत करता हूँ। लेकिन जो इन्होंने बैरिस्टर गौहर के साथ एक स्ट्रेटेजिक बयान साजी की है उससे मेरे ख्याल से बुशरा बीबी को एक काफी सख्त पैगाम पहुंचे। और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा कि बुशरा बीबी जमानत करवाने पेशावर हाई कोर्ट गई, काफी प्रोटोकॉल के साथ आई, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, जो कि पिछले दिनों वो करना स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। फरहान भाई, आखिरी क्वेश्चन है ये जो आखिरी कार्ड कह रहे हैं कि इमरान खान मेरे पास मजीद है, फाइनल कॉल भी होगी, हमें सुनने में आता था कि पहले कोई फाइनल कॉल होगी फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा उसकी सूरत में, लेकिन वो सब कुछ नाकाम हो गया। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास अभी भी एक आखिरी कार्ड है, वो टाइम आने पे बताऊंगा, दिखाऊंगा, इस तरह की बातें करते हैं। जी, वो आखिरी कार्ड जो से 3 जनवरी को जब ट्रम्प खलफ उठा लेगा तो उसके बाद उसके तरले मिनटों से उस कार्ड का आगाज होगा। अच्छा, आखिरी कार्ड यही है? जी, इसके अलावा कोई नहीं है? नहीं, अभी यही आखिरी कार्ड है कि जब ट्रम्प हुकूमत संभाल लेगा तो फिर मैं उसके तरले मिलते डालूंगा। अच्छा फरहान भाई, एक और आखिरी बात है, अलीमा खान, और आप क्या समझते हैं अलीमा खान और बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान की जो सियासत थी, जो नैरेटिव था, वो खराब नहीं हो रहा? नहीं ब्रदर, इमरान खान की जो सियासत है उसमें उनका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि मैं हर वक्त अंडर डिस्कशन रहूं, ठीक है, क्योंकि हमने उनके साथ टाइम गुजारा है। अब देखिए, मैं इमरान खान का एक सियासी मुखालिफ हूँ, लेकिन खान साहब मेरे उस्ताद रहे, तो 10 साल उन्होंने हमें
उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, तो खान साहब का एक हमारे साथ एक ताल्लुक रहा है, तो हम उनका माइंडसेट समझते हैं। वो उनके पास अगर एक बंदा एंटी आर्मी चला जाएगा, एक एंटी आर्मी सोच वाला, तो वो उसको बोलेंगे कि जी ये जो फौज कर रही है बड़ा गलत कर रही है। उनके सामने एक बंदा प्रो आर्मी सोच वाला चला जाएगा, तो वो बोलेंगे मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसे हैं कि उनकी हर चीज को मान लेते हैं। तो आप उनको बोलेंगे कि खान साहब पाकिस्तान में कम्युनिज्म का निजाम होना चाहिए, वो कहेंगे हाँ हाँ चाइनीज मॉडल बड़ा अच्छा है। फिर आप कहेंगे खान साहब पाकिस्तान में फाशिज्म होना चाहिए, वो कहते हैं कि जी हाँ हाँ ये अथॉरिटेरियन रियासतों की मैं सपोर्ट करता हूँ। एक बंदा आएगा वो कहेगा खान साहब इधर लिबरलिज्म होना चाहिए, वो कहेंगे मैं बरतानिया की बड़ी सपोर्ट करता हूँ। वो क्या करते हैं कि हर बंदे को हर वक्त राजी रखते हैं। मतलब उनका अच्छा। कोई ऐसा, आपको पूरी जिंदगी की उनकी सियासत देख लें, आपको उनका एक सिंगल बयानिया या सिंगल मौकफ नहीं मिलेगा। एक जाने वो ये भी बोलेंगे मैं इसराइल को नहीं मानता, दूसरी जाने वो ये भी बोलेंगे कि हम पाकिस्तान के एटमी असासे बेच दें तो हमें इतने डॉलर मिल सकते हैं, तो अगर हम इंडिया से सुलह कर ले तो हो सकता है हमें इन्हें रखने की जरूरत ना पड़े। फिर मतलब ये कि वो हर तरह के माइंडसेट को, हर तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं, फिक्स नैरेटिव प्रोवाइड नहीं करते। तो इस वजह बिल्कुल। से उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको ये पता है कि बुशा बीबी की लड़ाई होगी, अलीमा खान की लड़ाई होगी, डिस्कस कौन होगा, मैं होऊंगा, तो बस ठीक है। बिल्कुल। वैसे भी इमरान खान कहते हैं कि जो लीडर यू टर्न नहीं लेता तो वो बड़ा लीडर नहीं बन सकता। नाज़रीन, फिलहाल के लिए मुअम्मर कज़ाफ़ी को और डॉक्टर फरहान वीर को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।